राज्यसभा से कल 12 सांसदों के निलंबन से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार अगर अपने बर्ताव के लिए ये सांसद माफी मांगते हैं तो इनका निलंबन वापस हो सकता है। वहीं सांसदों के निलंबन पर विपक्षी दलों की आज सुबह 10 बजे बैठक होनी है, जिससे आगे की रणनीति तैयार पर चर्चा होगी। और इस बीच ये भी खबर है कि निलंबित सांसद उपराष्ट्रपति से मिलेंगे और उनसे निलंबन वापसी के लिए कहेंगे। दरअसल कल विपक्ष के 12 राज्यसभा सांसदों को निलंबित कर दिया गया था। इन सभी सांसदों को पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित किया गया है और इन सांसदों पर कार्रवाई के लिए संसदीय कार्य मंत्री ने चेयरमैन को चिट्ठी लिखी थी, क्योंकि इन पर संसद में हंगामा करने का आरोप है। संसद के मॉनसून सत्र में सांसदों के चेयरमैन की तरफ से रूल बुक उछालने का वीडियो सामने आया था। संसद में सीटियां बजाने और हंगामे का वीडियो यूट्यूब पर पहुंचने की घटना भी पहली बार हुई। यहां तक कि राज्यसभा के स्टाफ की मेज पर खड़े होकर सांसदों के हंगामा करने का वीडियो भी पहली बार सामने आया था। और इन्हीं घटनाओं के बाद वेंकैया नायडू संसद में बोलते बोलते भावुक हो गए थे। सूत्रों के मुताबिक लगातार कार्यवाही में रुकावट डालने वाले करीब 40 सांसदों की शिकायत चेयरमैन से लगातार की जा रही थी, जिनमें 12 सांसदों पर अब जाकर कार्रवाई की गई है। वहीं बीजेपी ने इस फैसले का स्वागत किया है। चेयरमैन साहब जब ये सब इंसिडेंट देखने के बाद स्वयं रो पड़े। इसके बाद भी हमने सबसे बातचीत करके सुलझाने का कोशिश किया। 10 तारीख के इंसिडेंट के बारे में भी हमने उनसे बात किया। हमको ये आश्वस्त किया गया कि कल से ऐसे नहीं होगा, लेकिन 11 तारीख फिर से वही हो गया और 11 तारीख लास्ट डे ऑफ द सेशन था। इसीलिए उस दिन एक्शन हम न ले पाए। कांग्रेस ने सरकार पर ही संसद को कमजोर करने का आरोप लगाया। एंटी डेमोक्रेटिक स्टेप है और ऑटोक्रेटिक ये गवर्नमेंट मेंबर्स को डरा के उनको एक फियर उनमें क्रिएट करने के लिए उन्होंने ये किया है। और अपोजिशन पार्टी को डराना और धमकाना ये उनकी आदत बन गई है। निलंबन के फैसले पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी नाराज नजर आई और उन्होंने सरकार पर बिना पक्ष सुने ये फैसला लेने का आरोप लगा दिया। वहीं टीएमसी सांसद डोला सेन ने निलंबन को अपनी जीत बताया, तो वहीं कांग्रेस सांसद अखिलेश प्रसाद सिंह ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा है। डिसीजन बड़ा है, सोच छोटी है। ये साबित हो गया है सरकार से, जहां पे प्रजातंत्र के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के उसूलों के खिलाफ, पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के खिलाफ जो काम हुआ है सस्पेंशन का, वो दिखाता है कि ये वो डरी हुई सरकार है जो जवाबदेही से भागती है। पहला मुद्दा ये है कि ये सस्पेंशन का आदत पड़ गए। वी आर बीइंग यूज्ड टू बी सस्पेंडेड by the treasury bench and the unruly, undemocratic, तानाशाही मोदी गवर्नमेंट। पिछले साल 7 सितंबर 2020 पे हम सस्पेंडेड हुए किसान बिल के खिलाफ बात उठाने पर। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, डेमोक्रेसी का हत्या है और कतई न्यायोचित नहीं है। अगर ये लोग ठीक से इस पे रिपील नहीं करते हैं सस्पेंशन, तो शायद बायकॉट हो पूरा सेशन का। मध्य प्रदेश के जबलपुर में ओबीसी समुदाय को 27% आरक्षण देने की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। यह प्रदर्शन ओबीसी महासभा नाम के एक संगठन ने किया, जिसके कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट जाने के लिए ज्ञापन लेकर आगे बढ़े, लेकिन रास्ते में उनका सामना पुलिस से हो गया और फिर शुरू हुआ बवाल। बड़ी तादाद में आगे बढ़ रहे इन लोगों को रोकने के लिए पुलिस ने उन पर लाठियां बरसा दी, जिसके बाद ये लोग उल्टे पांव भागे। इस चक्कर में प्रदर्शन में शामिल कई लोग जमीन पर गिर पड़े, जिनमें महिलाएं भी शामिल थीं। पुलिस के डंडों से बचने के लिए जिसे जिधर समझ में आया वो उधर भागा और जो पुलिस के हत्थे चढ़ा वो सीधा पहुंचा उसकी गाड़ी में। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं को भी धक्का देकर उसमें बिठाया गया। इस दौरान कुछ प्रदर्शनकारियों पर पुलिस के थप्पड़ भी बरसे। इस हंगामे में सड़क पर कुर्सियां और बैनर बिखरे नजर आए। पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शन में अनुमति से ज्यादा लोगों के आने की वजह से ये नौबत आई। एसडीएम सर से 25 व्यक्तियों की परमिशन ली गई थी। इस कार्यक्रम में करीब 300-400 लोग इकट्ठा हो गए। बवाल के दौरान पुलिस ने करीब 50 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया।
कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर डब्ल्यूएचओ ने बहुत बड़ी वार्निंग दी है, जिसे अनदेखा करना खतरे से खाली नहीं होगा, क्योंकि नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को डब्ल्यूएचओ ने बेहद खतरनाक बताया है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। डब्ल्यूएचओ ने आगे ये साफ किया कि ये न केवल तेजी से फैलता है, बल्कि इम्यूनिटी यानी लोगों के बीमारी से लड़ने की ताकत को भी नुकसान पहुंचाता है, और इसी वजह से इसे बेहद खतरनाक वेरिएंट घोषित किया गया है। खतरा इतना बड़ा है कि अमेरिका के एक बार फिर से होश उड़ गए हैं। अमेरिका ने दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और जिम्बाब्वे समेत कई अफ्रीकी देशों से यात्रा पर पाबंदियां लगा दी हैं, तो न्यूजीलैंड ने 9 अफ्रीकी देशों से लोगों का आना ही बैन कर दिया है। जापान ने भी अपनी सीमाएं बंद करने का ऐलान कर दिया। दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट के करीब 160 मरीज मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 99 मरीज दक्षिण अफ्रीका में मिले, जबकि इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हांगकांग है, जहां इस वेरिएंट की चपेट में 25 लोग आ चुके हैं। यही नहीं, यूरोप के भी कई देश एक के बाद एक इसकी चपेट में आते जा रहे हैं। इसलिए दुनिया के बाकी मुल्क अपने अपने हिसाब से इससे निपटने में जुट गए हैं। दक्षिण अफ्रीका में जो मरीज मिले, उनको शुरुआत में शरीर में दर्द और इन्फेक्शन की शिकायत हुई। हालांकि कोई गंभीर रूप से बीमार तो नहीं हुआ, लेकिन इसके फैलने की रफ्तार डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा है। भारत में अब तक इसका एक भी मरीज तो नहीं मिला, लेकिन सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। और कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एक बार फिर से दहशत बढ़ा दी है। भारत में भी इससे निपटने के लिए सभी राज्यों ने अपने अपने स्तर पर तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज सुबह 11 बजे ओमिक्रॉन वेरिएंट और तीसरी लहर की तैयारियों की समीक्षा के लिए आला अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई। तो वहीं इससे निपटने इससे पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी कल देहरादून में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक की और राज्य में जरूरी गाइडलाइंस जारी कर दी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने भी कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करवाने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। तो पंजाब सरकार ने भी विदेशों से आने वाले लोगों को 7 दिन के क्वारंटीन जरूरी कर दिया है। दुनिया के कई देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं। ऐसे में भारत में भी इससे बचने के लिए सतर्कता बरती जा रही है। ऐसी संभावनाएं आ रही हैं कि जिस प्रकार से नया वेरिएंट्स आया है, उसको लेकर हम लोगों ने पूरी यहाँ पर बैठक कर ली है और उसकी शुरुआत हम लोग सबसे पहले जो कोविड वॉरियर्स हैं उनकी सबकी RT-PCR करवाएंगे, उनकी सबकी जांच करवाएंगे और साथ में सभी जिलाधिकारियों को, शासन के सभी आला अधिकारियों को, सभी को कह दिया गया है कि इसमें जो है कोई कोताही बरतने की आवश्यकता नहीं है। हमने एयरपोर्ट, हमारे रेलवे स्टेशन, इन स्थानों पर भी हम रैंडम करवाएंगे और 1 हफ्ते के बाद हम फिर से समीक्षा करेंगे। कैबिनेट जो महाराष्ट्र की मंत्रिमंडल की बैठक हुई, उसमें खास तौर पर ओमाइक्रॉन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चर्चा हुई। यही नहीं तो जो ओमाइक्रॉन का हमें प्रिवेंशन करना अगर है, तो हमें जो फ्लाइट्स साउथ अफ्रीका से आ रही है उसको रोकना भी ज़रूरी है। और इतना ही नहीं तो जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट को इसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है। ओमाइक्रॉन से लेके हमारी लगातार चर्चा शुरू है। आप देख रहे हो कि कल भी सीएम साहब ने एक मीटिंग ली जिसमें सारे महाराष्ट्र के अधिकारी थे, CS साहब से लेके हर एक म्यूनसिपल कमिश्नर और CEO। महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि हम सब लोग, जो जनता है, सिटीजन्स है, जब अभी खुल गया है, नॉर्मल लाइफ जिसे हम कहते हैं वैसे ही अपना रहे, तब मास्क पहनना ज़रूरी है और डबल वैक्सीनेटेड होना ज़रूरी है। जो भी सेकेंड वैक्सीन के लिए ड्यू हो, उन्होंने जल्द से जल्द जाके अपना दूसरा वैक्सीन लेना ज़रूरी है। तो मुझे लगता है एक इसमें और एक ज़रूरी चीज़ है कि साउथ अफ्रीका के साइंटिस्ट ने जो ढूंढा है, उन्हें श्रेय देना ज़रूरी है, ना कि दोष देना कि ये साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है। तो मैं उसमें नहीं जाऊँगा, लेकिन जहाँ जहाँ ये ओमाइक्रॉन मिला है, तो उन देशों से हम थोड़ा संपर्क में हैं कि क्या क्या उधर कैसे उसको हैंडल कर रहे हैं, ऑक्सीजन की कितनी ज़रूरत लग रही है, कितनी संख्या में पेशेंट्स आ रहे हैं, तो उनसे भी हमारा संपर्क जारी है। एअरपोर्ट, रेल्वे स्टेशन हाजेर सगळीकडे अलर्ट केल्ले आसा। निश्चितच आमकां जी सेंट्रल गायडलायन आसतली ती फॉलो करतली। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस पर भीड़ ने हमला कर दिया। पुलिस ने एक मुठभेड़ के बाद हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, लेकिन भीड़ ने पुलिस पर ही हमला कर आरोपी को छुड़ा लिया और उसे लात घूंसों से खूब पीटा। जमीन से जुड़े झगड़े में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया था। आरोपियों को मुठभेड़ के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था।
जख्मी युवकों को कई पुलिस वाले मिलकर गाड़ी तक लेकर आए, लेकिन जैसे ही आरोपियों को गाड़ी में लिटाया गया, हंगामा, पथराव और तोड़फोड़ का शोर सुनाई देने लगा। कुछ देर तो पुलिस वाले भी समझ नहीं पाए कि आखिर हो क्या रहा है, लेकिन जब तक पुलिस वाले कुछ समझ पाते, एक आरोपी को पुलिस वालों से छीनकर भीड़ ने जमीन पर गिराया और उसे डंडों से पीटना शुरू कर दिया। पुलिस के कुछ जवान हथियार थामे भीड़ की तरफ देखते रहे, लेकिन न तो गोली चला पाए न भीड़ को रोक पाए। अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के सीएम के साथ बैठक की। पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह ने चंडीगढ़ में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से उनके आवास पर मुलाकात की। तो मैंने उनको बोला था जिस दिन फ्री हो गया मैं आके आई विल कम एंड विजिट विद यू। सो इट वाज अ प्योरली अ कर्टसी मीटिंग थी। जापान ने कोरोना के नए वेरिएंट के खतरे को देखते हुए विदेश यात्रियों के आने पर रोक लगा दी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में एक दवाई बनाने वाली कंपनी में जहरीली गैस लीक होने से 2 लोगों की मौत हो गई। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कुछ महिला सांसदों के साथ एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। इस तस्वीर पर उन्हें कई लोगों ने ट्रोल किया, जिस पर उन्होंने सफाई दी कि इन महिला सांसदों के कहने पर ही यह तस्वीर खींची गई थी। बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लेफ्ट के विधायकों ने जानलेवा जहरीली शराब के मुद्दे पर हंगामा किया। सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंचे लेफ्ट के विधायकों ने विधानसभा के अहाते में ही सरकार के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। जहरीली शराब से मारे गए लोग हैं, उनको मुआवजा दे और इलाज के लिए जहरीली शराब से इलाज का क्या इंतजाम है बिहार में। हालांकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने साफ कर दिया कि किसी भी सूरत में शराबबंदी कानून पर सरकार के रुख में कोई बदलाव नहीं होगा। बिहार के गरीब तबके के लोग, महिलाएं, उनके आत्मसंतुष्टि के लिए ये सामाजिक अभियान चल रहा है। बड़ी खबर चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर दक्षिण अफ्रीका से लौटा 39 साल का आदमी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। शख्स की पत्नी और नौकर का भी कोरोना टेस्ट किया गया तो वो भी पॉजिटिव पाए गए। इन तीनों को स्वास्थ्य विभाग की ओर से कोरोना वार्ड में भर्ती किया गया है। दक्षिण अफ्रीका में नए कोरोना वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले सबसे ज्यादा हैं। ऐसे में डॉक्टरों ने कोरोना सैंपल नए वेरिएंट की जांच के लिए दिल्ली, पुणे और पीजीआई चंडीगढ़ के माइक्रोबायोलॉजी लैब में भेज दिए हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां लोगों की भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग के हवाले कर दिया। दावा किया गया कि भीड़ ने पुलिस से कुरान का अपमान करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए एक आरोपी को उन्हें सौंप देने की मांग की, लेकिन जब पुलिस ने उनकी बात नहीं मानी तो भीड़ बेकाबू हो गई और भीड़ ने वहां उत्पात मचाना शुरू कर दिया। लोगों ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिससे वो धू-धू कर जलने लगा। पुलिस थाना आग में ऐसा घिर गया कि कई किलोमीटर दूर से ही आग की भीषण लपटें और काला धुआं उठता दिखाई दिया। इस घटना से वहां अफरा तफरी मच गई। थाने को फूंकने से पहले लोगों की भीड़ ने वहां जमकर हंगामा किया और थाने पर हमला कर दिया। इसके लिए वहां एक खुदाई करने वाली मशीन बुलाई गई और उसने थाने की दीवारों को तोड़ना शुरू कर दिया। दावा किया गया कि इस दौरान वहां 4 से 5 हजार लोग जुटे थे। हंगामे और तोड़फोड़ के दौरान लोग नारे लगाते सुनाई दिए। दावा किया गया कि लोगों की भीड़ ने थाने में रखी गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की और बाद में थाने में आग लगा दी। बताया गया इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बन गया। कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट से प्रभावित अफ्रीकी देशों की मदद के लिए भारत सरकार ने हाथ आगे बढ़ाए हैं, जिसके तरह भारत सभी अफ्रीकी देशों को स्वदेशी कोरोना वैक्सीन मुहैया करवाएगा। भारत की कोवैक्सीन और कोविशील्ड को WHO पहले ही मान्यता दे चुका है। साथ ही भारत जीवन रक्षक दवाएं, PPE किट, वेंटिलेटर समेत तमाम स्वास्थ्य उपकरण भी निर्यात करेगा। इसके अलावा भारत इन अफ्रीकी देशों को रिसर्च में भी मदद करेगा। दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का कहर जारी है। खासकर आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में तो भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए और कड़पा जिला तो पूरी तरह टापू जैसा नजर आने लगा। कड़पा के आसपास हर तरफ पानी ही पानी जमा होने से घर के बाहर निकलना मुश्किल हो गया। गली मोहल्ले की सड़क हो या मेन रोड, हर तरफ पानी ही पानी होने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई। भारी बारिश की वजह से कई नदियों का पानी भी खतरे के निशान के पास पहुंचने लगा। ऐसे में बांध के कई फाटकों को खोलना पड़ा। कुछ यही हाल चित्तूर का हुआ, जहां स्वर्णमुखी नदी ने हाहाकारी रूप ले लिया। भारी बारिश से उफन पड़ी स्वर्णमुखी नदी की चपेट में आने से खेत खलिहान में लगी फसल बर्बाद हो गई। जगह जगह नदी का पानी रिहायशी इलाकों में भी घुस गया, जिससे वहां रहने वालों का जीना मुहाल हो गया। रह रहकर होने वाली बारिश ने शहर में रहने वालों का जीना तो बीते कई दिनों से मुहाल कर ही रखा है।
लेकिन बारिश ने केवल आंध्र प्रदेश की ही मुसीबत नहीं बढ़ाई। लगातार हो रही बारिश की वजह से तमिलनाडु के कई हिस्सों के साथ ही चेन्नई के भी हालात बिगड़ गए। बताया गया कि शहर के 108 मोहल्लों की 392 सड़कें लबालब हो गईं। और नौबत यहां तक आ गई कि शहर के ज्यादातर हिस्सों में एक मंजिल वाले घर फिलहाल रहने लायक नहीं रहे। सड़कें तालाब में बदली तो पानी जमा होने की वजह से गाड़ियों का आना जाना मुश्किल हो गया। जाहिर है जगह जगह जमा पानी लोगों के लिए मुसीबत साबित होने लगा। लेकिन कई दिनों से भारी बारिश से मुसीबत झेल रहे चेन्नई वालों की मुश्किलें अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही। चेन्नई में रुक रुक कर बारिश होती रही और बिगड़े हालात को देखते हुए राजधानी के सभी स्कूल कॉलेजों को बंद करना पड़ा। फिल्म तड़प का ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म तड़प का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। अहान शेट्टी और तारा सुतारिया की यह फिल्म शुक्रवार को रिलीज होगी। सांप को दूध से नाग पंचमी के दिन ही पिलाया जाता है। उत्तराखंड में 7 पुलिस वालों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। इन सभी को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के उत्तराखंड दौरे के लिए राज्य के दूसरे जिलों से बुलाया गया था। इसके बाद वहां सभी पुलिस वालों की कोरोना जांच करवाने का फैसला लिया गया। को ड्यूटी पे लगाने से पहले कोरोना टेस्टिंग कराई थी तो 7 पुलिसकर्मी पॉजिटिव आए हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व गेंदबाज शेन वॉर्न बाइक चलाते हुए अचानक गिर पड़े, जिससे उन्हें काफी चोटें आईं। इस हादसे के दौरान उनका बेटा भी इस बाइक पर सवार था। प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को देहरादून के दौरे पर जाएंगे। वहां वो कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इससे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में होने वाले इस कार्यक्रम से जुड़ी तैयारियों का जायजा लिया। 4 दिसंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी की एक विशाल जनसभा। 19 दिसंबर को होने वाले कोलकाता नगर निगम चुनावों के लिए ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पूरी ताकत झोंक दी। इस बार टीएमसी ने निगम चुनावों में 6 विधायकों और 1 सांसद को भी उतारने का ऐलान किया और प्रचार के लिए इसके नेता और कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। जो हम लोग का अपोजिशन है वो लोग का कोई खाता नहीं खुलेगा। टीएमसी के साथ ही कई दलों ने अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया, लेकिन बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने से पहले ही प्रचार अभियान शुरू कर दिया। दल के एक कार्यकर्ता के नाते हम इस दल के चिन्ह को लेकर के आज प्रचार के लिए उतर गए। और हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए 2 लोगों के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद बेंगलुरु एयरपोर्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई है। हालांकि अभी यह पता नहीं चल पाया है कि उनमें कोरोना का कौन सा वेरिएंट है। लेकिन इसके बावजूद नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए बेंगलुरु आने वाले सभी यात्रियों की जांच जरूरी कर दी गई। राज्य सरकार के आदेश के बाद बाहर से आने वाले हर यात्री के शरीर का तापमान एयरपोर्ट पर लिया जाने लगा। एयरपोर्ट पर ही सभी यात्रियों की कोरोना जांच का इंतजाम हुआ, जहां जांच के बाद सैंपल जमा करने की व्यवस्था की गई। हालांकि यात्रियों को कोरोना की जांच रिपोर्ट के बाद ही सफर करने की इजाजत है, लेकिन इसके बावजूद दोबारा सैंपल लिए जाने से कुछ लोग नाराज दिखे। जांच की वजह से यात्रियों को एयरपोर्ट पर ज्यादा देर तक इंतजार न करना पड़े, इसके लिए सैंपल लेने के आधे घंटे के अंदर रिपोर्ट देने का पुख्ता इंतजाम किया गया। इस दौरान रिपोर्ट का इंतजार करने वाले यात्रियों को अलग अलग जगह पर बैठाने से लोग संतुष्ट नजर आए। जबकि मुंबई के पास डोंबिवली में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 संदिग्ध मरीज मिलने की खबर है। मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने बताया कि ये दोनों संदिग्ध मरीज दक्षिण अफ्रीका से लौटे हैं, जिनमें लक्षण दिखने के बाद दोनों को क्वारंटीन कर दिया गया है और इनके सैंपल अब जांच के लिए भेज दिए गए हैं। हालांकि अभी तक दोनों मरीजों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। इन संदिग्ध मरीजों के परिवार वालों की भी कोरोना जांच की गई और संदिग्ध मरीजों के सामने आते ही प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। जो डोंबिवली में वो सस्पेक्टेड है, वो कंप्लीट ओमिक्रॉन विषाणु का ही रुग्ण ये नहीं कह सकते, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन कोरोना वायरस के इस नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर सरकारें भी सतर्क दिखी। खासतौर पर दिल्ली और महाराष्ट्र में वायरस के इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए अहम फैसले लिए गए और दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की एक बैठक में कोरोना टेस्ट की गिनती बढ़ाने का फैसला लिया गया और 3T यानी कि टेस्टिंग, ट्रीटिंग और ट्रीटिंग की नीति अपनाने के निर्देश दिए गए और साथ ही ये भी कहा गया कि कोरोना नियमों का पालन न करने वालों पर फिर से सख्ती बरती जाए। इसके अलावा अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाओं के बुनियादी ढांचे की समीक्षा करने के निर्देश सरकार को दिए गए। ये भी कहा गया कि जिन लोगों को अब तक वैक्सीन नहीं लगी है, उन्हें किसी भी तरह जल्द से जल्द दोनों डोज लगवाई जाए। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन वेरिएंट पर कैबिनेट की अहम बैठक हुई। बैठक में विदेश से आने वाले नागरिकों पर सतर्कता बरतने पर चर्चा हुई और इसके अलावा केंद्र सरकार से ये मांग की गई है कि 12 देशों से आने वाली उड़ानों पर रोक लगाई जाए।
नए वेरिएंट की खबरें भी हमें और सतर्क करती हैं और सजग करती हैं। मैं संसद के सभी साथियों को भी सतर्क रहने के लिए प्रार्थना करता हूं। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने चिंता जताई। इस मसले पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र सरकार से कहा कि योजनाएं बहुत हैं लेकिन लागू कुछ नहीं होता, जिस पर केंद्र ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और दिल्ली को 6 महीने पहले पत्र लिखकर प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को दूसरी जगह शिफ्ट करने के निर्देश दिए थे, लेकिन किसी राज्य ने इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया, जिसके बाद कोर्ट ने साफ किया कि वो हर राज्य से जवाब मांगेंगे कि उन्होंने किन निर्देशों को लागू किया, और ऐसा नहीं होने पर अदालत ने टास्क फोर्स बनाने पर भी जोर दिया। इस मामले में अब अगली सुनवाई गुरुवार को होगी। दिल्ली में डेंगू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि बीते कुछ हफ्तों के मुकाबले रफ्तार जरूर कुछ कम हुई, लेकिन सोमवार को जारी रिपोर्ट के अनुसार इस साल दिल्ली में डेंगू के 8,276 मामले की पुष्टि हुई है। वहीं एक हफ्ते में सिर्फ दिल्ली में डेंगू के 1,148 मरीज सामने आए हैं, जो कि पिछले 6 साल में सबसे खराब रिकॉर्ड है। अकेले नवंबर में ही डेंगू के 6,739 मामले सामने आ चुके हैं। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में आए एक जबरदस्त भूकंप से वहां दहशत फैल गई। रिक्टर स्केल पर 7.5 की तीव्रता वाले इस भूकंप का केंद्र अमेज़न के जंगलों में जमीन से करीब 110 किलोमीटर की गहराई में था, लेकिन फिर भी झटके इतने तेज थे कि उन्होंने एक बड़े इलाके में काफी नुकसान पहुंचाया। उत्तरी पेरू के चचापोयस इलाके से तो एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक ऐतिहासिक चर्च इस भूकंप में धराशायी हो गया। पहले तो वहां से धूल का गुबार उठता दिखा, फिर अगले ही पल चर्च की इमारत देखते ही देखते जमींदोज हो गई। इसी तरह कई दूसरी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। सामने आई तस्वीरों में जगह जगह मलबे का ढेर पड़ा दिखा। कई मकान ढह गए। मलबे की वजह से कई रास्ते भी बंद हो गए। भूकंप के झटके इतने ताकतवर थे कि उन्हें 800 किलोमीटर दूर राजधानी लीमा में भी महसूस किया गया। हालात इतने बिगड़े कि वहां के राष्ट्रपति को भी मैदान में उतरना पड़ा। सामने आई तस्वीरों में राष्ट्रपति पेड्रो कासिलो हालात का जायजा लेते नजर आए। इस दौरान उन्होंने घायलों और बेघरों से मुलाकात की और उनकी मदद का भरोसा दिया। गेंदबाज शार्दुल ठाकुर की सगाई हो गई। टीम इंडिया के गेंदबाज शार्दुल ठाकुर ने मुंबई में अपनी दोस्त मिताली पारुलकर से सगाई कर ली। महाराष्ट्र के ठाणे में एक वृद्धाश्रम में 67 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। बताया गया कि इनमें 59 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक गाड़ी से विस्फोटक बरामद किए। आदिवासी समुदाय के महानायक और स्वतंत्रता सेनानी टंटिया मामा से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तुलना पर सियासी घमासान मच गया। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने एक कार्यक्रम के दौरान शिवराज सिंह चौहान को टंटिया मामा का पुनर्जन्म बताया। एक टंटिया मामा 1842 में हुए और दूसरे मामा शिवराज सिंह चौहान। टंटिया मामा इसलिए कहते हैं कि वो दुबले पतले थे। हमारा मुख्यमंत्री भी टंटिया ही दुबला पतला है। लेकिन कमल पटेल का यह बयान कांग्रेस को अखर गया और उसने इस तुलना को टंटिया मामा का अपमान बताया। इसे महानायक से एक मुख्यमंत्री की तुलना, शिवराज जी की तुलना करना पूरी तरह से आदिवासी वर्ग का अपमान है, उस महानायक का भी अपमान है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत कंस्ट्रक्शन का काम जारी रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ही कंस्ट्रक्शन का काम बंद करने का आदेश दिया था। एक याचिकाकर्ता ने कोर्ट को यह जानकारी दी कि वहां काम अब भी जारी है। इसी के बाद ये नोटिस जारी किया गया। तेलंगाना के संगारेड्डी जिले में एक स्कूल में 42 छात्रों और एक टीचर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई। भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ट्विटर के नए सीईओ होंगे। पराग अग्रवाल ने आईआईटी बॉम्बे से इंजीनियरिंग की है। वो अभी ट्विटर में सीटीओ के पद पर हैं, लेकिन सीईओ जैक डॉर्सी के इस्तीफे देने के बाद अब भारतीय मूल के पराग अग्रवाल कंपनी के नए सीईओ बनाए गए हैं। यूपी के शाहजहांपुर में रामगंगा नदी पर बने पुल का एक हिस्सा अचानक गिर गया। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त पुल से एक कार भी गुजर रही थी, लेकिन गनीमत रही कि कार में सवार लोग सुरक्षित रहे। पुल जिन पिलर पर खड़ा था उनमें एक पिलर जमीन में धंस गया, जिसके बाद उस पिलर पर टिका हुआ एक स्लैब यानी सड़क का एक हिस्सा नीचे आ गया, जबकि सड़क के एक और हिस्से का एक सिरा जमीन पर आ गया। हादसे के वक्त जो कार पुल पर थी वो पुल के साथ ही नीचे आ गई। 112 को नंबर लगाया, नंबर नहीं लग रहा था। फिर किसी ने यहाँ से कोई लड़का आया, उन्होंने नंबर लगाया, जब पुलिस आई। इस पुल की मरम्मत में अब लंबा वक्त लगने वाला है। तब तक लोगों को भारी तकलीफ उठानी पड़ेगी। से ठहरने लग जाते हैं हम लोगों को, यानी यहाँ से इस तरह से मतलब लमसम 3 गुनी दूरी है जाने में। बताया जा रहा है कि पिछले करीब 2 महीने से इस पुल पर मरम्मत का काम भी किया जा रहा था।
क्योंकि पुल पर कुछ जगहों पर गड्ढे होने की शिकायत आई थी। यह पुल करीब 13 साल पुराना है, जो दिल्ली और लखनऊ को जोड़ने वाले हाईवे का हिस्सा है। यह करीब 2 किलोमीटर लंबा है, जिस पर 2008 में ट्रैफिक की आवाजाही शुरू हुई थी। पुल को बनाने में 11 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। मतलब करोड़ों रुपए की लागत से बना पुल केवल 13 साल ही चल पाया। बताया जा रहा है कि कोलाघाट नाम के इस पुल को बनाने के प्रस्ताव को राज्य सरकार ने 2002 में मंजूरी दी थी। अब सरकार का दावा है कि जल्द से जल्द तकनीकी सर्वे करवाकर पुल की मरम्मत का काम शुरू कराया जाएगा, ताकि ट्रैफिक की परेशानी जल्द दूर की जा सके। दिल्ली के मौसम में बड़े बदलाव का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 और 3 दिसंबर को दिल्ली में बारिश होगी। तेज बारिश की वजह से तापमान में गिरावट आएगी, यानी ठंड बढ़ेगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ों पर भी बारिश होने का अनुमान है और इसका असर दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में होगा। बारिश के कारण दिल्ली के लोगों को ठंड भले ही सताने लगे, लेकिन बारिश की वजह से प्रदूषण के स्तर में कमी आने का अनुमान लगाया गया है। और मौसम में हुआ ये बदलाव दिल्ली के लिए 2 मायनों में अहम है। पहला तो ठंड बढ़ जाएगी और दूसरा प्रदूषण में कमी आएगी। मौसम विभाग का अनुमान है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में बारिश हो सकती है। 2 और 3 दिसंबर को बारिश का अनुमान जताया गया है और इस बारिश के बाद तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी, यानी दिसंबर शुरू होते ही कड़ाके की ठंड पड़ने का अनुमान है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि बारिश की वजह से दिल्ली की हवा साफ हो सकती है और हवा में घुले प्रदूषण के कण घटने से कारण प्रदूषण के स्तर में कमी आएगी। स्पेन के लापाल्मा द्वीप पर फटा ज्वालामुखी 2 महीने बीत जाने के बाद भी अब तक शांत नहीं हुआ है, बल्कि अब तो उसने रौद्र अवतार ले लिया है। दावा किया गया कि ज्वालामुखी से निकल रहे लावे ने अब तक करीब 27,000 एकड़ जमीन को बर्बाद कर दिया, जबकि वैज्ञानिकों का अनुमान है कि वहां करीब 3 महीने तक प्रकृति का यह प्रकोप जारी रह सकता है। जिसकी वजह यह है कि ज्वालामुखी में हो रहे विस्फोटों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। ताजा तस्वीरें देखकर तो कोई भी डर जाए। ज्वालामुखी में हो रहे विस्फोट में आग और चिंगारी आसमान की तरफ उठती दिखी। पटाखों से निकलने वाली चिंगारी की तरह दिखने वाला लावा ज्वालामुखी से बाहर आते ही नदी के रूप में बहता नजर आया। वहां रात का नजारा तो और भी डरावना हो गया। पहाड़ के 2 तरफ से लावे की 4 धाराएं रात के अंधेरे में चमकती नजर आईं। लावा उगल रहे ज्वालामुखी से निकल रही जहरीली गैसों और धुएं के काले गुबार ने पूरे इलाके को घेर लिया और वहां की हवा को खराब कर दिया। इस दौरान वहां धुएं के बादल बनते दिखाई दिए। बताया गया कि पिछले 10 हफ्तों में वैज्ञानिकों ने करीब 11 अलग अलग लावा नदियों की पहचान की है। उमर अब्दुल्ला के विवादास्पद बयान पर सियासी जंग छिड़ गई। उमर अब्दुल्ला के आतंकवादियों पर दिए विवादास्पद बयान पर घमासान छिड़ गया। उन्होंने अपने बयान में दावा कर दिया कि आतंकवादी बाहर से नहीं आते, बल्कि देश के अंदर पैदा हो रहे हैं। ये बाहर से मिलिटेंट नहीं आए, ये कश्मीर के ही बने हुए नौजवान। जिसके बाद बीजेपी ने उन पर जोरदार हमला किया। उमर अब्दुल्ला जी, फारूक अब्दुल्ला जी और बाकी जैसे लोग जो पॉलिटिकल पार्टियां वहां राज करती थी, उनको ये सूट करता था। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने पर कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला के बीच मतभेद दिखा। गुलाम नबी आजाद ने अब इस मुद्दे को अहम नहीं माना। उधर इधर की अब बात करने का टाइम नहीं आया, जितना वो उस पर बहस होनी थी, 370 हो, 35A हो। जिसके बाद उमर अब्दुल्ला ने उनके बयान पर अफसोस जताया। क्या हो गया? 370 अगर हमारी विरासत है तो 370 उससे ज्यादा कांग्रेस की विरासत है। तमिलनाडु के वेल्लूर में 3.6 तीव्रता के भूकंप के झटके महसूस किए गए। करतारपुर गुरुद्वारे के सामने बिना सिर ढके फोटो शूट करवाने पर पाकिस्तान की मॉडल ने माफी मांगी। इससे पहले दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष मनजिंदर सिंह सिरसा समेत कई लोगों ने इस पर एतराज जताया और पाकिस्तान सरकार से कार्रवाई करने की मांग की थी। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने जुर्माने का जो नया नियम बनाया है, उसका व्यापारियों ने विरोध किया, क्योंकि नए नियम के तहत दुकान में बिना मास्क के ग्राहक के पाए जाने पर दुकानदार से ही 10,000 रुपए वसूले जाएंगे। ये नियम 1 दिसंबर से लागू होगा। लंबे अरसे तक बंद रहा, कामकाज बनता और ऐसे में सरकार बोलती है 10,000 रुपया महीने से। आज कस्टमर शोरूम वाला लाएगा कहाँ से? व्यापारियों की नाराजगी सामने आते ही महाराष्ट्र सरकार ने इस पर 10 दिन बाद फिर से विचार करने का भरोसा दिया। अगले 10 दिनों में ही हम रिवाइज करेंगे। ऐसे नहीं कि किसी को दोषी ठहराना है, किसी को सूली पे चढ़ाना है। तुर्की के इस्तांबुल से